प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण। सबसे पहले प्रश्न उठता है पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण की परिभाषा क्या है। पुनर्जागरण रेनेसा जिसे कहा जाता है, पुनर्जागरण को हम रेनेसा भी कह सकते हैं। रेनेसा या पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म या पुनर्जागृति या पुनर्जागृति। यह मूलतः एक फ्रेंच शब्द है, फ्रांस भाषा का शब्द है रेनेसा, जिसका अर्थ है फिर से जागना। इसका मतलब ये भी है कि हम पहले जगे हुए थे मानव सभ्यता में, लेकिन कुछ विभिन्न कारणों से एक तरह से हमारी जो गतिविधियां हैं वह अंधकार में हो गई थी या एक ठहर सी गई थी। तो पुनर्जागरण एक उस काल या समय अवधि को इंगित करता है जिसमें हम पुनः जाग गए हैं या हम पुनः अपने विकास के पथ पर एक अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे जीवन पर जो धर्म का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो इस तरह से रेनेसा का मतलब है पुनः जागना या फिर से जागना। अब इसका काल क्या है? इसका काल मोटे रूप में 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक माना जाता है। पुनर्जागरण का काल क्या है? 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। फिर भी अलग अलग विद्वान इस काल को अलग अलग मानते हैं, लेकिन आम सहमति 1350 से 1550 ईस्वी तक इसका माना जाता है। अब है कारण पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारणों को कई भागों में बांटा गया है। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक या तकनीकी कारण। जिसमें पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला है सामंतवाद का पतन। यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ था तो सबसे पहले क्या हुआ? सामंतवाद का पतन हो गया। ये सामंती राज्य क्या, उससे कुछ हानियाँ थी। जैसे वो सामंती राज्य के निवासियों की गतिशीलता को बाधित करते थे, नवीन विचारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोकते थे। वो नवीन विचार चाहे वो व्यापारियों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, या कुछ मध्य वर्ग या दार्शनिक जो लोग हैं उनकी गतिशीलता को बाधित करते थे। तो सामंतवाद का पतन विभिन्न कारणों से हुआ, इससे कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ। और जब सामंतवाद का पतन होता है तो राष्ट्र राज्य का उदय होता है। एक ही बड़े राज्य के अधीन जो वहाँ के निवासी अपने आप को उसी राज्य के निवासी मानते हैं कि हम इस राज्य के निवासी हैं। जैसे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आपस में ये सोचते हैं कि हम एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। तो सामंतवाद के पतन से क्या हुआ? राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग सामूहिक रूप से एक ही उद्देश्य के लिए प्रयास करते हैं। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण, जिसमें सामंतवाद का पतन और राष्ट्र राज्यों का उदय। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण पुनर्जागरण के उदय में है सामाजिक जटिलता समाप्त हो गई। समय के साथ लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम एक ही समाज के हैं और हमारा हित एक ही है। तो सामाजिक जटिलता समाप्त हुई। अगला नए वर्गों, जिसमें व्यापारी, वकील है ना, उच्च जमींदार वर्ग, ये सब नवीन मध्य वर्ग में आते हैं, शिक्षक, दार्शनिक। तो इन लोगों ने क्या हुआ? पुनर्जागरण के तत्वों को समर्थन प्रदान किया। तीसरा कारण है पुनर्जागरण का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला है भौगोलिक खोजें, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। इसी तरह पुर्तगाल के राजा ने और स्पेन के राजा ने कई भौगोलिक खोजें की, जिसके कारण पश्चिमी देशों और भारत जैसे पूर्वी देशों या पूर्वी राज्यों के साथ संपर्क हुआ। तो भौगोलिक खोजों के कारण भी लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। और भौगोलिक खोजों का एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ, व्यापार का विकास हुआ। तो आर्थिक कारण में दो हैं, भौगोलिक खोज और व्यापार का विकास।
फिर आता है सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारण, जिन्होंने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया या उदय करने में या फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह है साहित्यिक अभिरुचियों में बदलाव। समय के साथ धर्म का प्रभाव कम हुआ क्योंकि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था और तो लोग अलग तरह से सोचने लगे, तो उनकी साहित्यिक अभिरुचियों में बढ़ने लगी। लोगों ने अलौकिक को महत्व दिया, यानी पारलौकिक यानी दार्शनिक या धर्म कर्म में अपना ध्यान न लगाकर इस समाज की इस समय संसार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ नई खोजें की। अगला प्रिंटिंग प्रेस का विकास, उसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के विकास के कारण क्या हुआ, अधिक मात्रा में पत्र पत्रिकाएं छपने लगी और उनकी जो आवृत्ति थी वो भी बढ़ गई, यानी समय के साथ बहुत अधिक पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। जो पहले की हस्तलिखित या सुलेखन से जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी वो बहुत कम मात्रा में छपती थी। प्रिंटिंग प्रेस के विकास से क्या हुआ, लोगों ने बाइबिल का भी अनुवाद किया और बाइबिल की कई प्रतियां अलग अलग भाषाओं में लिखकर लोगों को दी, लोगों में बढ़ी, लोगों को कम कीमत पर मिली। इससे क्या हुआ, अधिक लोग बाइबिल की प्रतियां या अन्य साहित्य को प्राप्त करने में समर्थ हुए। इससे कारण उन्होंने बाइबिल के जो मर्म है, जो मूल चीज़ है, उसको जानने का प्रयास किया, जो पोप द्वारा बताई गई चीज़ों से अलग था, इतर था। फिर था ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार को बल मिला। प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो ज्ञान विज्ञान के साहित्य का भी प्रचार हुआ और शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ। फिर मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक योगदान भी पुनर्जागरण में है। फिर आता है पुनर्जागरण का तात्कालिक कारण। पुनर्जागरण का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या है, 1453 ईस्वी में कस्तूनतूनिया, जो तुर्की का एक बड़ा शहर था, उस समय जो पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं को आपस में जोड़ता था, उस पर ईसाई जगत का, तुर्कों का अधिकार हो गया और इस तुर्कों का अधिकार हो गया और इस यानी इस्लाम धर्म के अनुयायियों का अधिकार हो गया और ईसाई जगत उस कस्तूनतूनिया पर अपने अधिकार को खो बैठे। तो ये धर्म युद्ध की घटना बहुत महत्वपूर्ण थी 1453 ईस्वी में, यानी कस्तूनतूनिया का पतन, यानी इस्लाम को प्राप्त होना, तुर्कों को ये स्थान प्राप्त होना, शहर प्राप्त होना और ईसाई जगत को, जो काफ़ी वर्षों से फला फूला था ईसाई जगत में, ईसाई जगत को इससे हाथ धोना पड़ा। तो तात्कालिक कारण क्या है, 1453 ईस्वी में कस्तूनतूनिया का पतन, जो एक धर्म युद्ध से संबंधित थी। फिर आता है पुनर्जागरण की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है प्राचीन व नवीन प्रगतिशील तत्वों का सूक्ष्म मिश्रण हुआ। यानी पुनर्जागरण की पहली विशेषता क्या है, जो प्राचीन तत्व थे और नवीन प्रगतिशील तत्व थे उनमें आपस में सम्मिश्रण हुआ, वो आपस में मिलने जुलने लगे। दूसरा, मनुष्य व प्रकृति चिंतन को दर्शन के केंद्र में लाया गया, यानी इस लोक ये संसार की जो चीज़ें हैं, लोग दार्शनिकों ने बताया, चित्रकारों ने बताया, मूर्तिकारों ने बताया कि इस लोक की जो महत्वपूर्ण कृति वह मनुष्य हैं और मनुष्य प्रकृति पर आश्रित है, तो प्रकृति और मनुष्य के दर्शन को केंद्र में लाया गया। तीसरा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को तर्क की कसौटी पर देखा गया, यानी जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर काटता है। अब इन्होंने देखा, विज्ञान से, दूरबीन के आविष्कार से ये लोगों ने जान लिया कि ऐसा नहीं है जो पोप कह रहे हैं या पोप की सत्ता जो कह रही है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है, जबकि वास्तव में क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो अब इन्होंने जान लिया कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को तर्क की कसौटी पर कसकर ही देखना चाहिए, किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे ज्ञान विज्ञान और तर्क की भावना में विकास हुआ। फिर है परंपरा और आधुनिकता का समन्वय, यानी जो परंपरागत बातें हैं उसको हम आधुनिकता के हिसाब से ढालेंगे। फिर पांचवा, व्यक्तिवाद, आत्मचेतना को महत्व। अब व्यक्ति को केंद्र में रखकर, व्यक्ति की समस्याओं को, व्यक्ति की कठिनाइयों को केंद्र में रखकर हर चीज़ का मोल तोल किया जाने लगा।
फिर है पारलौकिकता की जगह अलौकिकता, यानी धर्म कर्म की जगह संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव की इस जीवन की जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। सातवां है यथार्थ व सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया, यानी यथार्थ की बातें जानी जाएगी, यानी ऐसी इस समय की जो समस्या है उन पर ध्यान दिया जाएगा और व्यक्ति की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया और सार्वभौमिकता और तत्व बुद्धि का भी उद्भव हुआ। फिर आगे हैं पुनर्जागरण का जो उदय है वो सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, यानी यूरोप पे और भी अन्य देश हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वहाँ पर पुनर्जागरण का सर्वप्रथम उदय नहीं हुआ, लेकिन इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण का उदय हुआ। ऐसा क्यों? तो उसके कुछ कारण हैं या इटली की कुछ विशिष्टताएं हैं जिसके कारण पुनर्जागरण का उदय या उद्भव सर्वप्रथम इटली में हुआ। जैसे इटली की भौगोलिक अवस्थिति, भूमध्य सागर के किनारे, इटली की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कुछ काफ़ी क्षेत्र भूमध्य सागर में अंदर तक फैले हुए हैं, यानी एक तरह से प्रायद्वीप की स्थिति बनी हुई है और वो स्थिति भूमध्य सागर से जो व्यापार होता था उसमें उनको आगे ले जाता था जर्मनी और फ्रांस की तुलना में। दूसरा नवीन शहरों नेपल, सिसिली, मिलान, बहुत सारे छोटे छोटे शहर, उनके उदय से इटली को महत्वपूर्ण इटली में पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय और विकास। देखो इटली की भौगोलिक अवस्थिति से क्या हुआ, इटली में व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी तो क्या हुआ, नवीन शहरों का उदय हुआ। नवीन शहरों में व्यापार को आश्रय देने वाले या व्यापार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इसका विकास भी हुआ। अब इनका अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार के विकास में था, न कि धर्म कर्म की बातें जानने में या उनमें उनकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगी। फिर है इटली का रोमन साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भी था, तो शुरू से ही समृद्ध रहा इटली क्योंकि वह रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधि भी था, यानी रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रोम थी, तो वो इटली में स्थित थी। तो इस हिसाब से इसके अलावा पोप का भी योगदान इटली के पुनर्जागरण में कुछ समय रहा। फिर है इटली की राजनीतिक स्थिति, जो राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी इटली में, इस कारण भी इटली को अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। फिर है कस्तूनतूनिया पर तुर्कों का अधिकार, जब धर्म युद्ध हुआ 1453 ईस्वी में, जब कस्तूनतूनिया पर तुर्कों का इस्लाम जगत का अधिकार हो गया तो वहाँ पर ईसाई जगत के कुछ प्रमुख दार्शनिक थे, उनको वहाँ जगह छोड़नी पड़ी, यानी कस्तूनतूनिया से वहाँ लौटना पड़ा और लौटकर वो नज़दीकी देशों में आश्रय लेने लगे, जिसमें पहला देश आता था इटली। इटली में कई सारे दार्शनिक आए और इन्होंने अपने कई ग्रंथ लाए, इन्होंने जो पूर्व के रोमन साम्राज्य के उत्कृष्ट साहित्यिक ज्ञान से भंडारयुक्त ग्रंथ भी थे, तो उससे भी लोगों को उन ग्रंथों को या उन दार्शनिकों के विचारों को जानने का मौका मिला और अंत में दार्शनिकों का योगदान इटली के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण था। फिर आता है पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव बहु दिशाओं में था, बहुत सारी दिशाओं में था। इसमें पहला है विचार स्वतंत्र और मानव की स्वतंत्रता में पुनर्जागरण का प्रभाव, विचार स्वतंत्रता और मानव की स्वतंत्रता में। फिर भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, अब लोग अधिक कमाने और अधिक खर्च करने पर अपना ध्यान देने लगे, तो भौतिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तीसरा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ, रोम में या अन्य देशों में पोप की सत्ता का प्रभाव कम हुआ, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अब लोग ये समझने लगे कि हम एक ही देश के नागरिक हैं और इस देश की जो प्रगति हैं वो हमारे से जुड़ी हुई हैं, तो लोगों ने ये जानने पर प्रयास किया कि हम अपने राष्ट्र राज्य का विकास करेंगे। चौथा सामंतवाद को प्रबल आघात पहुंचा, सामंतों की सत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी। पांचवा पोप की राजनीतिक शक्ति में भी
कमी आई। समय के साथ जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ तो यूरोप के अन्य देशों फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इंग्लैंड, इन देशों में पोप की राजनीतिक शक्ति में कमी आई। फिर यूरोपीय नरेशों की शक्तियों में वृद्धि हुई, राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई, सामंतों की शक्ति में कमी आई। सातवां व्यापारी वर्ग धनी वर्ग बन गया और कालांतर में पूंजीवाद का उदय हुआ। व्यापार के माध्यम से व्यापारी वर्ग ने अधिक पैसा कमाया और वह पूंजी धनी वर्ग हो गया। इसी धनी वर्ग ने धीरे धीरे अपने पूंजी से और अधिक पैसे कमाने का प्रयास किया और इस तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ। आठवां, दास और किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ। जो दास भूदास थे या किसानों की जो आर्थिक स्थिति खराब हुआ करती थी, अब उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ। और नौवां, औद्योगिक क्रांति के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया। अब लोगों के पास पैसा था और अब लोगों को लगने लगा कि हमारे पास कुछ ऐसी आवश्यक तकनीकी जानकारी भी हमारे पास है, तो क्यों न हम इन पैसों का अधिक पैसे कमाने के लिए या अधिक वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए लगाएं। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति का आधार भी बना। तो धन्यवाद।